सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं संयम भियाना, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, और आज मैं तुम्हारे लेकर आया हूं अकाउंटिंग फॉर जीएसटी का पार्ट नंबर 5। अभी तक हमने इसके 4 पार्ट्स करे, जहां पर हमने पहले 2 पार्ट्स में थ्योरी डिस्कस करी थी। तीसरे पार्ट में मैंने आपको सिखाया था कि जो जनरल एंट्रीज होती हैं उनके बेसिक्स क्या है, क्या लॉजिक होता है जिससे आप पास करते हो जनरल एंट्रीज। चौथे लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चंस करे थे, 2 जनरल एंट्री के क्वेश्चन करो, काफी कुछ हमने सीखा। आज की क्लास में भी जनरल एंट्रीज के ही 2 क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्लास में जाते जाते मैंने तुम्हें परचेजेस के एडवांस लेवल अच्छी 2 एंट्रीज करवाई थी। सिमिलर केसेस अब मैं सेल्स के करवाऊंगा, ठीक है, तो ताकि तुम्हें एक बहुत अच्छी सी क्लियर मैप बन जाए कि हाँ जी ये वाला आ गया तो मैं ठीक करने ही वाला हूँ, कुछ भी हो जाए जनरल एंट्री में गलती नहीं होगी। और उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे जहां पर हम रेस्ट ऑफ द जितनी भी ट्रांजेक्शंस होती हैं जीएसटी से रिलेटेड सारी की सारी खत्म कर लेंगे। तो ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वादा है कि जीएसटी का जनरल एंट्री का क्वेश्चन या कुछ भी क्वेश्चन, क्योंकि अगर सेम एंट्री देके कैश बुक बनवाएगा ना, वो मैं अगली क्लास में तुम्हें सिखाऊंगा। जीएसटी का कोई भी क्वेश्चन अगर इससे बाहर आ जाए तो मुझे बताना, चांस ही नहीं आ जाए। ठीक है बेटा, आओ शुरू करें। तो सेल्स का मैंने कहा था सेल्स के 2 केस है, एक मैं करवाऊंगा, एक तुम अपने आप करोगे, क्योंकि परचेजेस के 2 केस मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, तभी तो तुम्हारी तैयारी अच्छी होगी। ये अपने आप करना, ये थोड़ा और भी अच्छे लेवल का है, तो ये हम अभी करेंगे आराम से डिस्कस। ध्यान से देखते हैं। हमें ना ये देख लेना होता है कि कैश में कितना हुआ और क्रेडिट में कितना हुआ, उस हिसाब से हमें डिस्काउंट का सारा निकालना होता है। चीजें याद होनी चाहिए आपको। सबसे ऊपर आता है लिस्ट प्राइस, माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, तो आ जाता है परचेज वैल्यू। परचेज वैल्यू में से कैश डिस्काउंट माइनस कर दो तो आ जाता है टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू में से टैक्स जोड़ दो, टैक्स तो जुड़ेगा ना भाई, टैक्स जोड़ दो तो आ जाएगा आपके पास इनवॉइस वैल्यू। ये सारी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर है सोल्ड गुड्स टू भव्या फॉर 50,000 एट अ रेट ऑफ आईजीएसटी ऑफ 18%। आईजीएसटी का रेट है 18%। रिसीव्ड द पेमेंट 50% इमीडिएटली, अलाउइंग कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। और तुमने क्या करा, कैश डिस्काउंट दे दिया 2% का। देखे ध्यान से। अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या है, गुड्स जो आपने बेचे भव्या को 50,000 के, जिसमें से 50% आपको इमीडिएट मिल रहा है, तो कैश सेल्स कितनी है और क्रेडिट सेल्स कितनी है? तो सर कैश सेल्स आधी है और आधी क्या है, क्रेडिट सेल्स। इन दोनों को अलग अलग कर दोगे। आप क्या करोगे, एक कॉलम बनाओगे कैश सेल्स का, एक बनाओगे क्रेडिट सेल्स का। ये ध्यान रखना है, इनको अलग अलग करना ही करना है। एक बनाओगे कैश सेल्स का, एक बनाओगे क्रेडिट सेल्स का। चीजें लिखते हैं ध्यान से। सबसे ऊपर लिखते हैं हम लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस, तो लिस्ट प्राइस कितना है? टोटल 50,000 के गुड्स थे, आधे कैश आधे क्रेडिट, तो आधा आधा कर दो शुरू से ही। तो कैश सेल्स बोल दो आप 25,000 की, और क्रेडिट सेल्स आप बोल दो 25,000 की। सिंपल है, ठीक है। लिस्ट प्राइस में से हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं। यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है ही नहीं, ट्रेड डिस्काउंट है ही नहीं, तो आप लिखना चाहो तो लिख दो ट्रेड डिस्काउंट 0 0। माइनस करने पे तुम पे क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारे पास सेल वैल्यू। परचेज का क्वेश्चन होता तो आप परचेज वैल्यू लिख देते, अब लिखोगे आप सेल वैल्यू। सेल वैल्यू कितनी है कैश सेल्स की? 25,000, और क्रेडिट सेल्स की कितनी है? 25,000, ठीक है। अब माइनस करोगे कैश डिस्काउंट। क्या किसी पे कैश डिस्काउंट है? क्या किसी पे कैश डिस्काउंट है? बिल्कुल है सर। सर इस पे जो कैश पेमेंट हुई उसके ऊपर आपने डिस्काउंट दिया, कितना दिया? 2% का दिया, तो 2% ऑफ 25,000 कितना होगा? सर होगा 500 रुपए। तो 500 रुपए का डिस्काउंट दिया तो ये हुआ 24,500। सॉर्टेड है। यहां पे कोई कैश डिस्काउंट है? सर नहीं है, तो ये सेल्स कितनी है आपकी? 25,000। ये क्या है आपका? टैक्सेबल वैल्यू। ये क्या है आपका? टैक्सेबल वैल्यू। इस वैल्यू पे टैक्स लगेगा। ये बड़ी लॉजिकल सी बात है कि टैक्स उस वैल्यू पे लगता है, टैक्स उस वैल्यू पे लगता है जिस वैल्यू पे गुड्स एक्चुअली में बिक रहे हैं, जितना की ट्रांजैक्शन आपकी एक्चुअली में हो रही है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। यह है मेरे पास टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू में आप क्या करते हो, जो भी आपका टैक्स होता है उसे जोड़ते या कम करते हो। तो मैं आईजीएसटी एट द रेट 18%, इस पे भी लगेगा इस पे भी लगेगा, यानी कि जीएसटी के अंदर कुछ ऐसा होगा, इस पे भी लगेगा इस पे भी लगेगा। 18% जीएसटी आप जोड़ोगे क्योंकि 18% है। लिखे जल्दी से 18% जीएसटी कितना होगा? तो सर 24,500 का 18% बना 4410, 4410, और 25,000 का बनेगा 18% 4500, ठीक है। ये मेरे पास क्या आई? ये मेरे पास आई इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू कितनी आ गई? 541910 28910, और यहां पर आ गई मेरे पास
29,500, 29,500। समझ आई? सारी वैल्यू समझ आने के बाद आपको पता होनी चाहिए कौन सी चीज जाती कहां पर है। आपको पता होनी चाहिए कौन सी चीज जाती कहां पर है। सबसे पहले सेल वैल्यू। ये जो सेल वैल्यू होती है, सेल वैल्यू या परचेज वैल्यू होती है, ये आपकी परचेजेस या सेल्स अकाउंट में जाती है, तो ये वैल्यू जाने वाली है आपकी सेल्स अकाउंट में। क्लियर है? जल्दी से बताओ। आप बोलोगे आपने माल कितने का बेचा? 25 + 25 50,000 का। कैश डिस्काउंट यहाँ पे आप अलाउ कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो? अगर तुमने सामान बेचा और पेमेंट रिसीव कर रहे हो तो उस टाइम तुम डिस्काउंट दे रहे होगे, तो ये आपका जाएगा डिस्काउंट अलाउड में, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, फिर आ जाओ टैक्सेबल वैल्यू जीएसटी। ये जीएसटी कौन सा है सर? इनपुट जीएसटी है या आउटपुट जीएसटी है? जल्दी से बताओ, इनपुट जीएसटी है या आउटपुट जीएसटी है? अगर जीएसटी रिसीव कर रहे हो तो वो आउटपुट जीएसटी होता है, तो ये क्या है? आउटपुट जीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। फिर आ जाओ, ये जो अमाउंट है इनवॉइस वैल्यू है, जो कैश में सेल करी उसका तो कैश रिसीव होगा। कैश रिसीव हो रहा है ना, देखना पेमेंट रिसीव द पेमेंट इमीडिएटली, ठीक है, तो कैश। कई बार हो सकता है चेक रिसीव हो रहा हो, तो चेक कैश एंटर कर दिया। ये रिसीव नहीं हो रहा तो इतने अमाउंट से डेटर बन जाएगा। डेटर कौन बन रहा है? भव्या। तो भव्या का अकाउंट बन जाएगा एज अ डेटर। जल्दी से बताओ, सारी चीजें क्लियर है? अब लिखे ट्रांजैक्शन कैसी दिखेगी? ट्रांजैक्शन मेरी कैसी दिखेगी? ध्यान से देखेंगे। ट्रांजैक्शन में मेरे पास आएगा सबसे पहले तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि सेल्स करते हो तो कैश आता है। कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आ रहा है तुम्हारे पास? तुम निकाल चुके हो 28,910, 28,910। भव्या तुम्हारी डेटर बनी ना हमारी डेटर। भव्या अकाउंट डेबिट कितने से बनी भव्या? भव्या बनी 29,500 से, तो 29,500 लिख दो। डिस्काउंट अलाउ करा या रिसीव करा? सर अलाउ करा। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? डेबिट होता है, क्योंकि तुम्हारा खर्चा माना जाता है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितना करा बेटा? सर हमने करा सर 500 रुपए का डिस्काउंट अलाउ करा, 500 रुपए लिख दो, 500 रुपए लिख दो। 2 सेल्स अकाउंट और 2 जीएसटी। जीएसटी कौन सा है? आउटपुट जीएसटी है, तो इसीलिए क्रेडिट होगा। आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है, सेल्स अकाउंट में कितना आएगा? सेल्स अकाउंट में कितना आएगा? 25 + 25 50,000, 25 + 25 50,000। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट में कितना आएगा? सर ये 4410 + 4500, ये कितना बना? 9,910, 9,910। सॉर्टेड है कहानी। दोनों साइड ऐड करके देख लो क्या सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। दोनों साइड ऐड करके देख लो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऊपर बन रहा है मेरे पास 28,910 प्लस 29,500 प्लस 500, 58,910। 58 बन रहा है भाई, क्या चक्कर है? हाँ ये 8 ही बनेगा ना, 4 4 8, ठीक है, ये 8 ही बनेगा। ये लो, ये 8 बना दिया। समझ गए क्या? समझ गए? तो इस तरीके से होगी हमारी एंट्री। पिछला केस इससे आसान है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सारी की सारी कैश सेल्स है, तो ये वाला कॉलम बनेगा ही नहीं। सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपके पास आराम से दिख जाएंगी। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये कमेंट सेक्शन में दिखेगा, ये कमेंट सेक्शन में आंसर आपको पिन होकर मिल जाएगा। सॉर्टेड है कहानी, जल्दी से बताओ। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट, आराम से देख लो। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके अंदर हमें बाकी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे जो भी तुम्हारे पास क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आओ जल्दी से शुरू करें। सो क्या कहते हैं मुझे, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 were taken by proprietor for personal use। पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर ले गया, on which CGST and SGST of 9% each was paid। मैंने आपको सिखाया था कि जब भी गुड्स लेकर चला जाए कोई पार्टनर, तब या फिर गुड्स किसी भी वजह से रिड्यूस हो, कि ड्राइंग्स हो जाए या सैंपल्स में बांट दिए, एडवर्टीजमेंट में बांट दिए, स्टाफ वेलफेयर में बांट दिए, तब क्या करते हो आप एंट्री करते हो, बिल्कुल जो परचेजेस पे करी थी उसकी अपोजिट कर देते हो। क्या होगा? ड्राइंग से गुड्स ले गया तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। आपके गुड्स रिड्यूस होंगे तो आप क्या कर दोगे? परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। टू इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, बेसिकली इनपुट जीएसटी अकाउंट। क्यों? क्योंकि जब गुड्स खरीदे तो इनपुट को आपने डेबिट किया था, अब गुड्स आपने बेचे नहीं, किसी और वजह से रिड्यूस हो गए, तो इनपुट जीएसटी को वापस से क्रेडिट कर दोगे। तो इनपुट मेरे पास यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी है अलग अलग 9% के, तो मैं क्या करूंगा? इनपुट सीजीएसटी
अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना लिखूंगा सर? 10,000 के गुड्स विड्रॉ करें तो परचेजेस बेसिकली गुड्स 10,000 के रिड्यूस होंगे, 9% का GST 900 टोटल आ जाएगा मेरे पास 11,800 की ड्राइंग्स में बोलूंगा कि ड्राइंग्स कितनी हुई 11,800। कैसे? 10,000 के तुम गुड्स ले गए, उसकी वजह से तुम्हारा जो GST का नुकसान हुआ वो 900 1800 का, तो टोटल हुए 11,800। ठीक है बेटा, आइए दूसरा देखें। आगे कहते हैं गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वर लॉस्ट इन फायर। फायर में किसी भी वजह से गुड्स कम हो तो सिमिलर एंट्रीज होती है। आग लग गई, ऑन विच CGST एंड SGST ऑफ 9% ईच वाज पेड, गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड। गुड्स इंश्योर्ड नहीं थे। अगर तो गुड्स इंश्योर्ड होते तो मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से कुछ क्लेम मिल जाता, लेकिन गुड्स इंश्योर नहीं थे तो मैं क्या करूंगा? लॉस हुआ तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। ठीक है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ गुड्स की कीमत का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उनके ऊपर जो GST पे करा वो भी डूब गया। सरकार आपको नहीं देगी, वो उसका क्लेम नहीं देगी सरकार आपको, क्योंकि गुड्स को आग लग गई। सरकार कहती है अगर तुम गुड्स बेच दो आगे तब तो मैं क्लेम दूंगी, अदरवाइज कभी भी तुम्हारे गुड्स रिड्यूस हो तो मैं तुम्हें क्लेम नहीं दूंगी। कितने के थे? 5,000 के, तो परचेजेस रिड्यूस हुई 5,000 से, 9% हुआ इसका 450, टोटल आया 5,900। क्लियर है? आइए देखते हैं तीसरी। यहां मुझे बोलता है परचेज स्टेशनरी फॉर 10,000 अगेंस्ट कैश पेइंग CGST एंड SGST एट द 9% ईच। तुम कोई भी खर्चा करते हो, मैंने तुम्हें सिखाया था एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, या उधार पे खरीदा तो सामने वाली पार्टी का नाम। ठीक है, कोई भी खर्चा करो, कोई भी। तो हमने यहाँ पे स्टेशनरी करा। देखो हम लिखेंगे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। खर्चा है तो GST पे कर रहे हो, जब GST पे करते हो तो उसको इनपुट GST बोलते हो। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, आपने स्टेशनरी कितने की खरीदी? हमने स्टेशनरी खरीदी है सर 10,000 की। ठीक है, तो हम 10,000 लिखेंगे, स्टेशनरी में लिखेंगे 10,000, 9% का GST दिया तो 900 का ये दिया, 900 का ये दिया, टोटल हुआ 11,800। समझ आई मेरी बात? पक्का ना? अब देखो अगली ट्रांजेक्शन में बोलता है रेंट पेड 15,000 अलोंग विद CGST एंड SGST ऑफ 9% ईच। ठीक है सर, आपने रेंट पे कर दिया, ये भी एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस कोई भी होता है इसी तरीके से ट्रीट करते हैं, तो हम फिर से रेंट का भी यही कर देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना आएगा? 15,000 का रेंट दिया तुमने तो 15,000। ठीक है, CGST SGST 9% है तो 15 इंटू 9 1350 और ये टोटल बन जाएगा 26,2700 तो 17,700। ठीक है, आराम से आप कर लोगे। तो हमें क्या करना है, कोई भी खर्चा हो तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट GST अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। लेकिन कुछ खास भी थे, कुछ एक्सेप्शन भी थी, तो वो भी मैं इसी केस में लेकर आया हूं ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। देखो ध्यान से, अगली ट्रांजैक्शन क्या है मेरी? रिसीव्ड कमीशन ऑफ 20,000 बाय चेक अलोंग विद CGST एंड SGST ऑफ 6% ईच। आपने कमीशन रिसीव करा, कोई भी इनकम रिसीव करते हो तो आप GST रिसीव करते हो। GST रिसीव्ड को क्या बोलते हो? आउटपुट GST। तो यहाँ पे आप कमीशन रिसीव कर रहे हो बाय चेक, तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कमीशन रिसीव कर रहे हो तो साथ में तुम उसके ऊपर GST भी रिसीव कर रहे होगे,
तो टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। कितना आएगा आपके पास? 20,000 की कमीशन है तो 20,000 कमीशन रिसीव्ड में, 9% GST तो 1800 कितना आया? 3600 तो 23,600। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर कमीशन रिसीव जो करी उसके ऊपर CGST और SGST रिसीव हो जाएगा। अगला देखो, पेड रेस्टोरेंट बिल फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ कस्टमर ₹5,000 प्लस CGST एंड SGST ऑफ 9% ईच इन कैश। आपने रिफ्रेशमेंट के लिए खर्चा किया। मैंने आपको जब दूसरी क्लास में आपको मैंने सिखाया था, जब जनरल एंट्रीज का ट्रीटमेंट, हाँ दूसरी में जब थ्योरी पढ़ाई थी, वहां पे आपको मैंने एक लिस्ट दी थी जहां पे मैंने तुम्हें बोला था कि ये सारी चीजें, ये सारे खर्चे जब हो तो इन पे आपको इनपुट GST का क्रेडिट नहीं मिलता है। तो ये जो तुमने GST दिया रिफ्रेशमेंट का खर्चा, इसके ऊपर आपको इनपुट GST का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप इनपुट GST अकाउंट को ही इन्वॉल्व नहीं करोगे। आप बोलोगे मेरा रिफ्रेशमेंट का खर्चा कितना है? रिफ्रेशमेंट का खर्चा कितना है? 5,000 प्लस GST। ये आपका सारे का सारा एक्सपेंस ट्रीट होगा। यहाँ पे कुछ भी आपका इनपुट GST में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसका कल को आपको क्रेडिट मिलना ही नहीं है, सरकार उसके लिए आपको पैसा देगी ही नहीं। तो इस वजह से इसकी एंट्री देखो क्या दिखेगी। रिफ्रेशमेंट का खर्चा कस्टमर का है तो आप इसको एज अ बोल सकते हो कस्टमर वेलफेयर, ठीक है, या आप सिर्फ बोल सकते हो रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री करोगे, इनपुट GST वगैरह अलग से लिखोगे नहीं क्योंकि इसके ऊपर आपको क्रेडिट मिलना ही नहीं है। इस वजह से इस तरीके से लिखोगे। अमाउंट कितना लिखोगे? 5,000 प्लस 18% है ना, 9% GST, 9 एक दिया 9 एक दिया तो 18% GST तुमने टोटल दिया, तो 900 रुपए का GST दिया तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 5900। ठीक है, आराम से अगर हम इसको कंपेयर करें, हम अगर इसको और इसको कंपेयर करें, स्टेशनरी के खर्चे में तुमने इनपुट GST को अलग से डेबिट करा क्योंकि इसके ऊपर कल को क्लेम मिलेगा, बट रिफ्रेशमेंट में आपने अलग से उसको नहीं करा क्योंकि कल को क्लेम नहीं मिलेगा। रिफ्रेशमेंट की वैल्यूज में आपने डायरेक्टली ऐड करके लिख दिया कि मेरा ये खर्चा ही 5900 का है। क्लियर हुई कहानी? तो जो एक्सेप्शंस होते हैं उन्हें हमें ध्यान रखना होता है। फिर आता है पेड सैलरी टू स्टाफ फॉर द मंथ 50,000 बाय चेक। ये भी मेरा एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST है, इनके ऊपर GST लगता ही नहीं है, इन पे GST नहीं लगता तो एंट्री क्या होगी? सैलरी टू बैंक, दैट्स इट, GST का इन्वॉल्वमेंट होगा ही नहीं। ट्रांजैक्शन नंबर क्या है भाई? ट्रांजैक्शन नंबर है ये मेरे पास 7। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू, चेक से दी क्या कैश से दी? चेक से दी है, चेक से दिया तो क्या आ जाएगा मेरे पास? बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट 50,000। समझ आई मेरी बात? जल्दी बताओ। जो एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST है उनकी एंट्री इस तरीके से होती है। इसी तरीके से मान लो बैंक ने तुम्हें इंटरेस्ट दिया होता या इंटरेस्ट तुमने बैंक को दिया होता तो उसकी एंट्री होती इंटरेस्ट टू बैंक। मान लो बैंक को तुमने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया होता तो एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST है तो तुम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। जो भी चीजें एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST होती हैं उनके अंदर GST इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो हम उनके अंदर ऐड भी नहीं करते GST, क्योंकि GST का रेट एप्लीकेबल ही नहीं होता उस पर। ठीक है, समझ आया? अगली ट्रांजैक्शन देखो, ये आपको बहुत अच्छी चीज सिखा रही है। पेड फीस टू लॉयर 15,000, CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच, डिवाइड अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है? रिवर्स चार्ज का मतलब होता है, कहीं भी रिवर्स चार्ज लिखा जाए तो इसका मतलब होता है कि ये वाला जो GST है सरकार को तुम पे करोगे, सामने वाली पार्टी नहीं करेगी। मतलब कि इसके ऊपर जो तुमने लॉयर को फीस दी 15,000, इसके ऊपर जो GST है तुम डायरेक्टली सरकार को पे करके आओगे एज अ कस्टमर। देखो एंट्रीज कैसे दिखेंगी, बड़ा अच्छा केस है। लॉयर को 15,000 फीस दे दो तो आप लिखोगे लॉयर चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000। समझ गए? इसको 15,000 ही दोगे, इसको GST पे ही नहीं करोगे। जो GST है वो डायरेक्टली सरकार को दोगे, उसकी एंट्री क्या होगी? इनपुट
क्योंकि इनपुट है ना, सामान खरीद रहे हो तो। इनपुट कौन कौन से टैक्स है बेटा जी? सर सीजीएसटी और एसजीएसटी है, 9% के हैं। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, सारे का सारा सरकार को जमा कराओगे 9%, तो 15 इंटू 9 135, 2700। तो ये तुमने क्या करा, डायरेक्टली पूरे का पूरा सरकार को डिपॉजिट करवा दिया। क्लियर? अब ये देखो, तो यहां पर आप लिख दोगे कि टैक्स डिपॉजिटेड विद गवर्नमेंट, तुमने डायरेक्टली सरकार को ही दिया। तो जब लॉयर फीस होती है, यही आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा बार बार रिवर्स चार्ज का, जब लॉयर को फीस देते हो तो लॉयर को फीस देने की एंट्री ये, और टैक्स तुम सरकार को डायरेक्टली डिपॉजिट करवाते हो इस एंट्री को पास करके, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी टू बैंक अकाउंट। क्लियर है कहानी? तो ये हमारे पास जितनी भी एक्सेप्शनल एंट्रीज होती हैं, जितनी भी थोड़ी सी अलग हट की एंट्रीज होती है, वो सारी हमने कर ली। नॉर्मल खर्चा हो तो आप लिखोगे इनपुट जीएसटी को डेबिट करोगे, लेकिन ऐसा खर्चा जिसपे क्रेडिट नहीं मिलना, जैसे कि रिफ्रेशमेंट का खर्चा आया था, इसके ऊपर इनपुट जीएसटी को आपने डेबिट नहीं करा, जो भी जीएसटी का अमाउंट था वो आपने खर्चे में ही जोड़ दिया, तो हमने यहाँ पे खर्चे को ही बोल दिया 5000 प्लस जीएसटी। ठीक है, फिर हमने कहा कि कुछ खर्चे जो एग्जेम्प्ट है, जैसे सैलरी हो गया, इस या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, ये सारों पे जीएसटी एग्जेम्प्ट होता है, इन पे जीएसटी लगता ही नहीं है, जितने का खर्चा उतनी एंट्री, सिंपल। रिवर्स चार्ज के केस में आप सामने वाले को पेमेंट कर देते हो बड़ी सिंपल तरीके से, जैसे हमने यहाँ पे करी, कि हमने लॉयर को एक्सपेंस पे कर दिया, लॉयर चार्जेस या एडवोकेट चार्जेस टू कैश अकाउंट पे कर दिया, और जो जीएसटी का अमाउंट था वो मैंने अलग से सरकार को डिपॉजिट करवा दिया। समझ आई मेरी बात? तो यहाँ पर हमारा मोस्ट ऑफ द चैप्टर खत्म होता है। एक लेक्चर और आएगा जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप जीएसटी को सेट ऑफ कैसे करते हो, किस तरीके से कितना पैसा आप सरकार को पे करते हो, और मैं आपको सिखाऊंगा कि जीएसटी की आपकी परचेज बुक, कैश बुक, सेल्स बुक, वो सब कैसे बनती है। बहुत इजीली आपको मैं करवा दूंगा, और फिर हमारा जीएसटी का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम नए हो चैनल पे तो जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट सेव कर लो, क्योंकि सारे का सारा सिलेबस मैं इस प्लेलिस्ट में तुम्हें करवाने वाला हूँ। सिमिलरली 11th इको, 11th बीएसटी, उन दोनों की प्लेलिस्ट भी सेव कर लेना। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। बाय बाय, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहो।